स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इन्वर्स कोटेंजेंट सीकेंट एंड कोसिकेंट फंक्शन की। इससे पिछले लेक्चर में मैंने इन्वर्स कोटेंजेंट फंक्शन के हवाले से आपको समझाया था। अब हम सीकेंट फंक्शन को समझते हैं। एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि हमारे पास जो हमारा कोसाइन फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जो कि एक रेशो होती है किसकी जी, सीकेंट फंक्शन जो रेशो होती है ये हाइपोटेन्यूज साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए उसकी बेस साइड से, तो ये जो है ये फंक्शन इस तरीके से जो हमें ऑपरेट करके प्रोसेस करके आंसर दे रहा है वो सीकेंट फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये बात तो हम समझ गए। अब हमसे कोई ये कहता है कि इन्वर्स सीकेंट फंक्शन क्या होता है, तो इसको जो कॉन्सेप्ट हमें ऐसा से समझा सकता हूँ कि फर्ज करें हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप मुझे एंगल बताओ कि सीकेंट किस एंगल पर हमें जो आंसर देता है वो √2 देता है। ठीक है, तो आप जारी बात है सोचेंगे और कहेंगे अच्छा ये सीकेंट फंक्शन तो कोसाइन फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब कि कोसाइन जहाँ पर 1/√2 आंसर देगा वहाँ पर सीकेंट √2 जवाब देगा। तो इसके लिए आप एक यूनिट सर्कल बनाएंगे, ऐसा सर्कल जिसका कि रेडियस आप 1 यूनिट रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करके आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आप एक इस तरह से पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि उसकी हाइट और उसकी बेस एक जगह पर हो। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये हाइट और बेस एक जैसी नहीं नजर आ रही। हम कोशिश करते हैं कि इस जगह पे पॉइंट हो कि मतलब फर्ज करेगा ये है तो बल्कि ये यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट है वो अगर। ठीक है, तो ये देखें ये हाइट है और ये डायगोनल है इसका, ये बेस है। बेस और हाइट एक बराबर तकरीबन एक बराबर है। ठीक है, तो एंगल 45 बन रहा है। और इस पे अगर हम देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमने स्टडी किया, वह एक्स स्टैंड करता था कोसाइन फंक्शन के लिए और वाई स्टैंड करता था साइन फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि ये वैल्यू मेरे पास क्या आई थी पाइथागोरस थ्योरम के बाद 1/√2 1/√2। ठीक है, इसका स्क्वायर करके इनका प्लस करेंगे तो ये 1 ही बनता है। तो हमें पता चला अच्छा कोसाइन 45 डिग्री या π/4 पर आंसर देता है 1/√2, तो इसका होता है सीकेंट फिर π/4 पे ही जवाब देगा √2 अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हवाले से बात करें जिसमें x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है। अच्छा चलें जी, ये जवाब तो हमें पता चला। अब इसी क्वेश्चन को कोई इस अंदाज में मतलब बयान करता है या पूछता है आपसे कि बताओ एक सीकेंट इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अगर उसकी डोमेन हम √2 रखें तो बताओ उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा। तो बेसिकली ये जो हमारा फंक्शन है सीकेंट फंक्शन, ये प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन है। ठीक है, इसकी डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट करनी है उन वैल्यूज के लिए जहाँ पर इसकी रेंज मतलब इसकी डोमेन जो है रिपीट ना करे। ठीक है, और इस लिहाज से फिर हमने जब सीकेंट को जब इसके मतलब इसका इन्वर्स भी ताकि एग्जिस्ट करे 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस रखने के लिए इसको हमने जो इसके लिए इंटरवल हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, जो हमने इसके लिए इंटरवल सेलेक्ट किया है सीकेंट फंक्शन के लिए वो 0 to π है। ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो हमें पता चला कि अच्छा अगर जो इस फंक्शन सीकेंट फंक्शन है जो इसकी डोमेन है वो हमारे पास जो हमारा सीकेंट फंक्शन है इनवर्स फंक्शन है उसकी रेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर तो π/4 आएगा और यहाँ पर जो हमारे पास रेंज है वो इस इनवर्स फंक्शन की क्या है जी, डोमेन है, और वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो एक लिंक हमें मिल गया। हमने प्रिंसिपल मेन बात है कि हमने प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन को डिफाइन करना है कि वो उसकी डोमेन कहाँ से लेके कहाँ तक रखनी है। तो फिर हमें साइन जो इसका इनवर्स फंक्शन है उसकी डोमेन डिफाइंड मिलेगी और हमें बड़ी आसानी के साथ रेंज भी मिल जाएगी। हमें इसे स्टडी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमें पता चला अच्छा जी, तो हमारे पास जो सीकेंट फंक्शन है, ठीक है, अगर सीकेंट ऑफ थीटा अगर जी के इक्वल आ जाता है, ठीक है, जो किसके इक्वल होता है सीकेंट फंक्शन, वो कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos ऑफ थीटा, और कोसाइन थीटा यहाँ पर x स्टैंड फॉर कोसाइन थीटा यानी 1/x है। ठीक है, जो कि z के इक्वल आ जाता है। ठीक है, जो कि z के इक्वल आ जाता है। तो z इसमें रेंज है। ठीक है, r फॉर रेंज है और जो इसमें थीटा ये इसमें d फॉर डोमेन है। अब कुछ बात समझ में आती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिवाइजर है जो कोसाइन थीटा, ये अगर थीटा की हम ऐसी वैल्यू लिख दें कि ये कोसाइन 0 हो जाए, मतलब सॉरी ये मतलब आंसर 0 आ जाए कोसाइन का, तो ये 1/0 तो अनडिफाइंड नंबर है। तो वो एंगल कहाँ पर आएगा जहां पर कि cos 0 वैल्यू देता है, वो 90 पे देता है। ठीक है, अगर इस इंटरवल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड और फोर्थ में ये रिपीटिशन होती है पीरियोडिक फंक्शंस की वजह से। तो यहाँ पर हम फिर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रेंज डिफाइन कर लेंगे अपने सीकेंट फंक्शन की। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी डोमेन है वो 0 to π है। ठीक है, 0 to थीटा जो है वो पाई तक मैक्सिमम, लेकिन इसमें थीटा जो है वो हम किसके इक्वल नहीं रख रहे, 90 के इक्वल। अब 90 के इक्वल इसलिए नहीं रख रहे या π/2 इसलिए नहीं रख रहे कि अगर आप देखें तो π/2 पर जब हम इधर आएंगे तो ये पॉइंट होगा, इसका एब्सिसा 0 होगा, ऑर्डिनेट 1।
ठीक है। यहाँ पर एप्सिसा क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 1 और ऑर्डिनेट 0, और यहाँ पर एप्सिसा -1 और ऑर्डिनेट 0। तो पता ये चला कि यहाँ पर तो डिवाइजर मतलब एक्स खुद 0 बन गया, 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये एक तो इस वजह से हमने ये डोमेन जो है वो यहाँ पर यहाँ तक इसको महदूद रखा है इस इंटरवल में। और जो हमारे पर रेंज आएगी, जो कि z है, आप देखें 1 का जो डिवाइजर है वो x है। x अगर आप इसको मतलब x को यहाँ पर देखें कि इसकी वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है। देखें जब हम सर्कल में मूव करे होंगे तो ये पॉइंट जैसे जैसे हमारा y एक्सिस की अप्रोच करेगा तो हमारा ये जो x उसका x कोऑर्डिनेट है वो 0 की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक मूव करेगा, लेकिन 0 नहीं रखना। फिर 0 से जब आप इससे आगे पाई की तरफ मूव करते हुए आएंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो x है, एक्स पॉइंट है वेरिएबल, ये ऐसा से मूव करता है -1 की तरफ जाएगा, मतलब -1 तक आएगा मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम +1 की तरफ आएगा। इसका मतलब कि 1 और -1 एग्जैक्ट आंसर आ सकते हैं और उससे बड़े आ सकते हैं, क्योंकि जितना छोटा मतलब देखें 1 से आप जैसे 0 की तरफ जाएंगे आपका डिवाइजर जितना छोटा होता जाएगा उतना बड़ा आंसर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो z है वो 1 से मतलब 1 से इक्वल भी और बड़े भी आएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि z जो है वो -1 से छोटे या उससे उसके बराबर हो सकते हैं। तो ये इसकी रेंज है, ठीक है। अब जो हमारा इनवर्स फंक्शन है उसकी ये डोमेन होगी जो इसकी रेंज है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो फिर सीकेंट इनवर्स है, चूंकि इसमें z रेंज है तो उसमें सीकेंट इनवर्स z डोमेन होगी, और जो उसमें थीटा ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ से अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि z जो हमारे पास है वो, अब आप खुद देखें यहाँ पर अगर हम ये z मतलब x की वैल्यू है, ठीक है, z क्या चीज है जी, x की वैल्यू है, ये चूंकि x है यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब इसकी वैल्यू को मतलब 1/x को आप देख रहे हैं, x 1/x z के इक्वल है, बेसिकली यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1/x किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो अब आप x की वैल्यू जैसे जैसे मतलब 0 नहीं रखेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे 0 से बड़ी वैल्यू आप रखते जाएंगे वैल्यू, ठीक है, 1 की तरफ मैक्सिमम 1 तक आएगा, और 0 से वेरी वेरी नेक्स्ट जो है वो बहुत बड़ा नंबर होगा पॉजिटिव में। इसका मतलब कि हमारी जो डोमेन है z जो है वो 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़े भी नंबर के लिए भी हम रखे जा सकते हैं, ठीक है, जो कि x 1/x के इक्वल है। मतलब x की अगर वैल्यू देखें तो वो तो 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन हमारी z जो बेसिकली इसमें डोमेन है वो 1/x है, रेसिप्रोकल है उनका, ठीक है। और इसी तरह से डोमेन जो हमारी है वो क्या है जी, वो अगर आप नेगेटिव साइड से आ रहे हैं तो आप x की वैल्यू जब -1 से छोटी 0 की तरफ लेके जाएंगे, वो जब 1 को आप वो छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो z की वैल्यू -1 से क्या आएगी, बहुत बहुत छोटी आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है, लेस मैक्सिमम उसके इक्वल। तो ये बेसिकली डोमेन है हमारे पास किसकी जी, सीकेंट इनवर्स फंक्शन की। और जो रेंज होगी, रेंज तो आपके सामने है कि उसमें जो हमें एंगल मिल रहा है, थीटा जो एंगल मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है, वो 0 भी मिल सकता है, ठीक है, 0 पर जो होता है cos 0 1 होता है, और cos जो पाई है वो 180, जो cos 180 जो होता है -1 होता है। तो हम एंगल जो है वो 180 और जो है वो 0 के इन बिटवीन रख सकते हैं, लेकिन जो थीटा खुद है वो हमें 90 डिग्री एंगल नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि वहां पर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं, और देखें यहाँ भी मैंने 0 नहीं लिखी वैल्यू, ठीक है, इसलिए नहीं लिखी थी कि वहां पर रेंज फिर अनडिफाइंड हो जाती, मतलब इन्फिनिटी आ जाता। तो जब इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब π/2 जो डोमेन में एंगल भी नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपने समझा कि जो हमारा सीकेंट फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज कैसे हम प्रिंसिपल जो सीकेंट फंक्शन है उसकी मदद से रखते हैं अपने सीकेंट इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को।